सो हेलो गाइस, सबको गुड आफ्टरनून। अभी ये मैं दोपहर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो। शायद आप लोगों तक आज शाम तक पहुँच जाए। ठीक है, तो जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो पे बोला था, अगर किसी ने वो देखा नहीं, कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे पास जो पेड रिसोर्सेस है उससे मैं समझ के आप लोगों तक ये पेड रिसोर्स फ्री में पहुँचा पाऊँ अपने तरीके से पढ़ा के, और जितना भी कंसाइज छोटे में हो सके उतने में, ताकि आपको ज़्यादा नॉलेज मिल पाए कम टाइम पे। आपको 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाई ना करना पड़े, 3 घंटा 4 घंटे के वीडियोस ना देखने पड़े। इसीलिए आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही बड़ा टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अगर आप मानोगे क्वेश्चंस वगैरह देख के। और इस टॉपिक का जो नाम है, ये पूरा हैंड रिटन एक्सप्लेन करूँगा मैं पूरा टॉपिक। और ये जो टॉपिक का नाम है ये है रिवॉल्ट ऑफ 1857। सो बहुत ही फेमस टॉपिक है, बहुत लोगों ने सुना होगा। ठीक है, अब मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, मेरा पहला वीडियो इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ इंट्रोडक्शन के लिए। तो जैसे कि मैंने बोला था, मैं एक बायोटेक मास्टर्स हूँ। ठीक है, मैंने बीटेक किया इंडिया से, मैंने मास्टर्स किया है जर्मनी से। मैं अभी एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ये मेरा पहला अटेम्प्ट होगा। ठीक है, सो मैंने सोचा कि जिन लोगों को अभी कैपेबिलिटी नहीं है या अपने सिचुएशन के चलते पेड रिसोर्स नहीं खरीद सकते, उनके लिए मैं फ्री रिसोर्स मतलब पेड रिसोर्स फ्री में पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये पूरा का पूरा फ्री होगा, कोई पैसे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए आपको। मैं लाइक सब्सक्राइब भी नहीं बोलूँगा, आप बस मुझे सपोर्ट करना, मेरे चैनल को थोड़ा प्यार दिखाना, ताकि मैं और कर पाऊँ ये हर सब्जेक्ट के लिए बाद में। तो ये जो होगा, मैं सब कुछ इंग्लिश में लिखूँगा, क्योंकि वो मेरे लिए ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि मैं बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ। और पर मैं सब कुछ हिंदी में समझाऊँगा और हिंदी में बोलूँगा, ताकि दोनों को इससे बेनिफिट मिले। तो 2 मिनट हमारा हो चुका है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें पहले जानना पड़ेगा, रिवॉल्ट जो हुआ था, ये जो दंगा हुआ था, ये जो लोगों ने 1857 में जो अपना स्टैंड लिया था, एक्सक्यूज़ मी, तो वो क्यों किया था। तो पहले हमें जानना पड़ेगा कि 1857 के पहले सिचुएशन क्या चल रहा था, क्योंकि जब हमें पता लगेगा कि 1857 के पहले क्या हो रहा था, फिर ही हमें पता लगेगा कि 1857 में ये क्यों हुआ। ठीक है, तो पहले हमारा जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अब लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या होता है? सिंपल भाषा में लैंड रेवेन्यू सिस्टम ये होता है कि आपके पास एक ज़मीन है और उसमें आपका जितना भी प्रॉफिट हो रहा है, जो भी हो रहा है, उसका एक शेयर आपको गवर्नमेंट पे देना पड़ेगा। रेवेन्यू का एक प्रॉफिट का शेयर आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो सिस्टम था, ये इंडिया में 3 टाइप्स पे थे, 3 टाइप्स पे बांटे गए थे। पहला जो टाइप था उसको हम बोलेंगे ज़मींदारी सिस्टम। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे ज़मींदारी सिस्टम। ठीक है, इसको हम परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी बोलते हैं। इसका जो ईयर था ये था 1793। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा जो था वो था रायटवारी सिस्टम। रायटवारी सिस्टम, मैं सिस्टम नहीं लिख रहा हूँ, वो आपको समझ जाना चाहिए। ये हुआ था 1820 में। और तीसरा जो हुआ था वो था आपका महालवारी सिस्टम। महालवारी सिस्टम, और ये हुआ था आपका 1822 में। तो इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। अब हम एक एक चीज़ करके एक एक को डिटेल में थोड़ा समझेंगे। ठीक है, चलिए अगले पेज पे चलते हैं हम। ये कौन सा पेज था? ये वाले पेज पे लिख दिया हम लोगों ने। चलिए कोई ना, दूसरा यहाँ से फिर ले लेते हैं अभी वापस। तो पहला हमारा जो था वो था हमारा ज़मींदारी सिस्टम। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ज़मींदारी सिस्टम पहले। तो ज़मींदारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? बहुत ज़रूरी है, ये इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। आपको लॉर्ड याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ये याद रखना कॉर्न मतलब भुट्टा, और भुट्टा एग्रीकल्चर लैंड रेवेन्यू ज़मींदारी सिस्टम, आपको इजीली ये याद रहेगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और ये प्लान किसने किया था? ये प्लान किया था जॉन शोर ने। ठीक है, जॉन शोर। ठीक है,
और ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था आपका बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी और एमपी, ठीक है, मध्य प्रदेश। तो इसको आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं। BBO ये तो बहुत इजी एक आपको मिल जाता है, BBO और 2 P, यूपी एमपी, सो UMP। अगर किसी ने कभी कोई मतलब कोई PUBG वगैरह गेम में खेला है तो उसको पता है UMP क्या है। तो UMP का मतलब आप समझ जाओ UP MP। इसको मैं ऐसे शॉर्टकट याद करता हूँ हमेशा। अगर कहीं पे भी UP और MP होता है मैं उसको UMP की तरह याद करता हूँ, ठीक है। और इसको भी याद कर दो BBO, ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। इन जगहों पे ज़मींदारी सिस्टम हुआ था और ये कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था, जॉन शोर इसने प्लान किया था, ठीक है। अब इसका जो फीचर था वो क्या था? तो अब यहाँ पे मान लीजिए ये है पेजेंट, ठीक है, इसका एक छोटा सा ज़मीन है, ठीक है। अब ये इससे जो भी कमा रहा है, अब ये सेट हो जाएगा, इसका एक बहुत बड़ा सा पोर्शन रेवेन्यू इसको देना पड़ता था, इसको। और ये था ज़मींदार, ठीक है, ये है आपका ज़मींदार, ये है आपका पेजेंट। और फिर ज़मींदार का जो काम था वो था कि हर पेजेंट से वो रेंट इसको कलेक्ट करना पड़ता था। क्या कलेक्ट करना पड़ता था? मनी कलेक्ट करना पड़ता था। एक कलेक्टर की तरह ये हर पेजेंट से ये ज़मींदार मनी कलेक्ट करता था, इसलिए इसका नाम है ज़मींदारी सिस्टम। और इसका जो भी शेयर होता था उसको ये ब्रिटिश को आगे फॉरवर्ड कर देता था। इसका जो शेयर होता था वो होता था 10-11 होता था ब्रिटिश के पास और 1-11 होता था ज़मींदार के पास। अब जैसे मान लीजिए 110 रुपये होता था, 110 रुपये का अगर ज़मींदार को मिलेगा इससे, तो इसमें से ब्रिटिश को चला जाएगा 100 रुपये और ज़मींदार के पास रहेगा 10 रुपये, ठीक है। ऐसे ये दोनों में शेयर होता था। अब इसमें एक क्लॉज लाया गया कॉर्नवालिस के द्वारा। इस क्लॉज का नाम था सनसेट क्लॉज, ठीक है। इस क्लॉज का क्या नाम था? इस क्लॉज का नाम था सनसेट क्लॉज। इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब इस सनसेट क्लॉज में क्या हो रहा है? इस सनसेट क्लॉज में ऐसा बोला गया कि ज़मींदार को, ये जो ज़मींदार है, इसको सनसेट होने से पहले, बिफोर सनसेट, इसको जो दिन का रेवेन्यू होगा, ठीक है, डे का जो रेवेन्यू होगा वो इसको ब्रिटिश तक पहुंचाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो हेरिडिटरी होगा ज़मींदारी का वो कन्फिस्केट कर दिया जाएगा और ऑक्शन कर दिया जाएगा, ठीक है। अभी ऑक्शन कर दिया जाएगा मतलब क्या, मैं आपको दूसरे स्लाइड में समझा रहा हूँ। जैसे एक ज़मींदार है, मान लीजिए इस ज़मींदार का नाम है राजू के लड़के का नाम है काजू, ठीक है। अब राजू का मतलब क्या बोले, लैंड है, ठीक है, मकान है। अब इसके बाद इसका ओनर कौन बनेगा? काजू, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, इस सिस्टम में अगर राजू ने किसी एक दिन इस लैंड का या किसी भी लैंड का जो मतलब बाकियों के लैंड का, पेजेंट्स का जो भी होगा, वो जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो अगर ब्रिटिश तक दिन के अंत तक, सनसेट से पहले नहीं पहुंचा पाया, तो ये लैंड इस तक नहीं पहुंचेगा। इस लैंड का क्या होगा? ये ब्रिटिश ऑक्शन करके बेच देगी और दूसरों से कमा लेगी। सो इसका मतलब क्या हुआ? दे विल कन्फिस्केट द लैंड एंड दे विल सेल इट, दे विल ऑक्शन इट ऑफ, ओके। तो दैट वे काजू, his hereditary heir, won't get anything. So the zamindars got very angry with this system. Then came the Rayatwari system, which is the next in line. Rayatwari system. Okay. So अब Rayatwari system में क्या होता है ये हमें पढ़ना पड़ेगा। ये कौन लेके आया था? ये लेके आया था टॉमस मुनरो एंड, आप अपने नोट्स बनाते रहना।
ठीक है, मेरे हैंडराइटिंग थोड़ा बुरा हो सकता है, पर मैं जो बोल रहा हूँ इसके साथ साथ आप बनाते रहो अपने नोट्स, ठीक है। एंड कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, इन दोनों ने मिलके रायटवारी सिस्टम लेके आए, ठीक है। अब ये कहाँ पे हुआ था, हमने पिछले वाले में क्या पढ़ा, हमने पिछले वाले में पढ़ा ये बीबीओ में हुआ था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और यूएमपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ये वाला हुआ था आपका साउथ इंडिया में, ये वाला कहाँ हुआ था, रायटवाड़ी हुआ था साउथ इंडिया में, और ये मेनली हुआ था तमिलनाडु में, ठीक है। अब इसका जो था, इसका जो फेम फीचर था, यहाँ पे हमने पहले क्या पढ़ा था, पेजेंट से ज़मींदार, ज़मींदार से ब्रिटिश। अब यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे कोई ज़मींदार नहीं था, तो इसमें क्या डिफरेंस था, नो ज़मींदार्स। तो यहाँ पे क्या था, पेजेंट था, और पेजेंट से डायरेक्ट ब्रिटिश पे ये चला जाता था, पेजेंट से डायरेक्ट ब्रिटिश पे चला जाता था, नो ज़मींदार्स वेर इन्वॉल्व, यहाँ पे कोई ज़मींदार इन्वॉल्व नहीं था, ठीक है। इसका जो थियोरी था, इसका जो कैलकुलेशन था, वो बेस्ड था रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट पे, जो कि दिया था डेविड रिकार्डो ने। डेविड रिकार्डो ने क्या दिया था, रिकार्डियन थियोरी ऑफ रेंट। ये सिर्फ और सिर्फ रायटवारी सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, याद रखना। और इसमें ओनरशिप क्या होता था, अगर पेजेंट टाइम पे ब्रिटिश को नहीं दे पाया, देन द लैंड ओनरशिप विल बी कन्फिस्केटेड। तो फिर वो जो लैंड का जो ओनरशिप था वो कन्फिस्केट कर दिया जाएगा, जैसे ज़मींदार के साथ किया जा रहा था। अभी ये पेजेंट के साथ डायरेक्ट किया जा रहा था, रायटवारी सिस्टम, ठीक है। इसके बाद आता है लास्ट वाला, ठीक है, ओके, इधर ही कर लेते हैं, चलिए। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है महालवारी सिस्टम। महालवारी सिस्टम में नहीं लिख रहा हूँ, ये हो रहा है आपके 1822 में। अब ये किसने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किया था, ये बहुत बार आता है क्वेश्चन में, मैंने देखा PYQs में, ये किया था हॉल्ट मैकेंजी ने, हॉल्ट मैकेंजी ने ये किया था। और इसको थोड़ा रिफॉर्म किया था, चेंज किया गया था विलियम बेंटनिक के द्वारा, विलियम बेंटनिक के द्वारा ये रिफॉर्म किया गया था 1833 में, मतलब 11 साल बाद, ठीक है। तो किसने किया था पहले, होल्ट मैकेंजी ने, और इसको रिफॉर्म किसने किया था, विलियम बेंटिक पे। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि कौन सा कलर आपको ज़्यादा सूटेबल होगा देखने में, पढ़ने में, ठीक है। मैं भी रेड्यूस कर रहा हूँ, पहले ब्लैक कर रहा था, अभी मिक्स करके करूँगा, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ था, अब ये हुआ था नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस पे, ठीक है, सेंट्रल इंडिया में, ठीक है, पंजाब में, ठीक है, एंड पार्ट्स ऑफ यूपी में। यूपी हमने पहले भी सुना ज़मींदारी पर, यहाँ पे आपको याद रखना ये सिर्फ और सिर्फ गैंगेटिक वैली में हो रहा था। यूपी का जो गैंगेटिक वैली का रीजन था सिर्फ वहाँ पे हो रहा था। सेंट्रल इंडिया में हो रहा था कि सेंट्रल इंडिया में पहले पढ़ा नहीं था, तो इधर ये वाला था, पंजाब में था, और नॉर्थ वेस्ट के कुछ प्रोविंसेस इसमें इंक्लूडेड है। अब यहाँ पे क्या होता था, जो रेवेन्यू होता था पूरे विलेज का, वो सेटल किया जाता था एक महाल के साथ, ठीक है। तो एक मिनट, हाँ, तो इधर क्या होता था, इधर पूरे विलेज में मान लीजिए 100 फार्मर्स। अब इनका जो टोटल रेवेन्यू था वो सीधा किसके पास जाता था, वो जाता था विलेज हेडमैन के पास, विलेज हेडमैन के पास। विलेज हेडमैन को क्या बोलते थे, लंबरदार, यानी कि पंचायत हेड आपके अभी के टाइम का जो है, समथिंग लाइक दैट। तो ये एक सब्स्टिट्यूट था ज़मींदार का, बट ज़मींदार नहीं था, इसको बोलते थे विलेज हेडमैन। ये पूरे विलेज के लिए रेवेन्यू कलेक्ट करता था और फिर उसको ब्रिटिश तक पहुंच जाता था।
किसको कितना मिलता था वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ओके, अब हम चले जाते हैं रिवॉर्ड्स पे, बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी आ रहे हैं, ठीक है। अभी हम यूज़ करेंगे थोड़ा सा ब्लू, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे कि 1857 से पहले कौन से इम्पोर्टेंट रिवॉल्ट्स हो रहे थे, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे रिवॉल्ट्स है, मैं आपको मेन जो है वो आपको पढ़ा देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि कम टाइम में ज़्यादा पढ़ाना है मुझे, ठीक है। तो पहला जो था दैट वाज सन्यासी रिवॉल्ट, ठीक है, सन्यासी रिवॉल्ट। ये था 1763 से 1800 तक। अब सन्यासी रिवॉल्ट में क्या हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? सबसे पहले तो ये हुआ था बी मतलब क्या? बिहार, वाइफ नहीं, बिहार एंड बंगाल। वो बीवी है वैसे भी, मैं तो ऐसे ही कोशिश कर रहा था जोक मारने की, पर जो भी है, बिहार एंड बंगाल, ठीक है। अब ये किसने किया था, ये किसकी वजह से हुआ था, ये सब भी जानने की ज़रूरत है। तो इस टाइम पे क्या हो रहा था सन्यासी रिवॉल्ट पे? जो सन्यासी है, आपको सब लोगों को पता होगा सन्यासी क्या है कि सेज, सेंट इंग्लिश में, ठीक है। अब जो तब के गवर्नर जनरल थे, तब के गवर्नर जनरल का नाम था वैरन हेस्टिंग्स, जिसका नाम बहुत बार आपने बहुत जगह सुना होगा। तो इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दे रहा था। कौन दे रहा था? सन्यासीज, सेजेस, सेंट्स, फकीर्स, लाइक नॉट ओनली फ्रॉम हिंदू रिलीजन, सिर्फ हिंदू वाले नहीं, ऐसे नहीं, मुस्लिम रिलीजन से फकीर्स भी इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दे रहे थे। मतलब हर रिलीजन से, एवरी रिलीजन का जो था वो वैरन हेस्टिंग्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दे रहा था। इसके लिए वैरन हेस्टिंग्स ने क्या किया? वैरन हेस्टिंग्स ने बोला ओके, अब ऐसे तो नहीं चलेगा, मैं स्ट्रिक्ट मिलिट्री एक्शन लूँगा, ठीक है। सो इसने क्या किया? इसने स्ट्रिक्ट मिलिट्री एक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिया इनको सप्रेस करने के लिए, इनको रोकने के लिए, ठीक है। अब इस रिवॉल्ट का हमें अगर कहीं पे ऐसे पूछा जाए कि सन्यासी रिवॉल्ट के बारे में कौन से बुक में लिखा है, तो उस बुक का नाम है, बहुत फेमस बुक है, आई विल राइट इट विद रेड पेन। उस बुक का नाम है आनंद मठ, ठीक है, आनंद मठ। ये भी पहले आ चुका है एसएससी में, आनंद मठ, ठीक है। ये किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चैटर्जी, अनदर फेमस पर्सनालिटी, बंकिम चंद्र चैटर्जी, इसने ये बुक लिखा था। बंकिम चंद्र चैटर्जी सर ने ये बुक लिखा था आनंद मठ, जिसमें इसके बारे में लिखा हुआ है। और एक जो चीज़ पढ़ने ज़रूरत है, इसमें मेन लीडर्स कौन थे, ठीक है, मेन लीडर्स कौन थे सन्यासी रिवॉल्ट में। सो आपको यहाँ पे मैं बोलूँगा 3 पार्टिसिपेंट के नाम। एक था मजनू शाह, ठीक है, भवानी पाठक, एंड अनदर इम्पॉर्टेंट वन इज देवी चौधुरानी। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये फीमेल थी, वन ऑफ द फ्यू फीमेल participants and she was the most famous one out of the female ones, okay. So मजनू शाह, भवानी पाठक एंड देवी चौधरानी, ओके। इसके बाद आता है छोटे छोटे रिवॉल्ट्स, बहुत सारे आते हैं, जैसे कि आ जाता है आपका पाइका रिवॉल्ट। ये क्या था? ये सिर्फ 1817 पे था, छोटा सा रिवॉल्ट था, इतना कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो फिर भी आपको बता देता हूँ। ये हुआ था उड़ीसा में, रीजन ज़रूरी है। और इसका जो लीडर था, हिज नेम वाज BJB, नॉट BJP, BJP, बख्शी जगबंधु। आपको अगर पूरा याद ना हो ना, आपको अगर इनिशियल्स भी याद हो, आप ऑप्शन में देख के कर सकते हो। बख्शी जगबंधु विद्याधर, बख्शी जगबंधु विद्याधर, BJP, ठीक है। और ये क्यों हुआ था मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये हुआ था क्योंकि ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू की पॉलिसीज़ में, जहाँ पे जो पाइकाज होते थे, इन्होंने अपने जो हेरिडिटरी लैंड्स है, इनका जो लैंड था वो इन्होंने खो दिया, ठीक है। ब्रिटिश के लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ की वजह से ब्रिटिशों ने इनसे वो ज़मीन हड़प ली, ठीक है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और इन्होंने ये छोटा सा रिवॉल्ट कर लिया।
इसके बाद आता है एक और रिवॉल्ट, इसका नाम है कूका रिवॉल्ट। ठीक है, अभी कूका रिवॉल्ट का एक और नाम भी है, इसको हम बोलते हैं नामधारी रिवॉल्ट। ठीक है, ये कब हुआ था? ये मिड 19th सेंचुरी में हुआ था, मिड 19th सेंचुरी में हुआ था। ये ब्रिटिश ने बंद कर दिया 1872 में, सप्रेस। और इसका लीडर था बाबा राम सिंह, बाबा राम सिंह, जिनको एक और नाम से भी जानते हैं सतगुरु, नॉट सतगुरु, सतगुरु राम सिंह, बाबा राम सिंह। शॉर्ट फॉर्म्स याद रखिएगा हमेशा, BRS इनिशियल, आपको बहुत इजी होगा ऑप्शन देख के BRS याद करके ऐसे क्लिक करने का। ठीक है, मेरे लिए काम होता है। अब इसका जो ये था, जो इसका मूवमेंट था, ये ऐसा था क्योंकि उस टाइम पे बहुत जो हो रहा था, जो आपको मैं समझाता हूँ, रिलीजियन चेंज हो रहा था बहुत ज़्यादा उस टाइम। तो बाबा राम सिंह ने बोला कि हमें सिख रिलीजियन को रिस्टोर करना है अपने ओल्ड ग्लोरी में। ठीक है, जो भी कन्वर्ट हो चुके हैं उनको वापस लाना है। ठीक है, और करप्ट प्रैक्टिसेस बंद करना है। ठीक है, तो ये एक रिलीजियस मूवमेंट था एज वेल एज पॉलिटिकल मूवमेंट था अगेंस्ट ब्रिटिश बाय द सिख्स। ये सिख्स ने किया था। ठीक है, ओके। तो इसके साथ बहुत सारे छोटे छोटे और भी रिवॉल्ट्स हुए थे, मैं आपको एक बस छोटे में बोल दे रहा हूँ वो 4 रिवॉल्ट्स क्या क्या थे। ये आपको मैं बैक में लिख देता हूँ, अदर स्मॉल रिवॉल्ट्स क्या क्या थे। अदर स्मॉल रिवॉल्ट्स में आपका आ जाता है पागलपंथीज 1825, आपका आ जाता है आहोम रिवॉल्ट, यह आया था आपका 1828। देन आपका आता है कोल म्यूटिनी, एंड फिर आपका आता है मोपला अपराइजिंग। इसका था 1831 और इसका था 1836। ये 4 आपके अलग छोटे छोटे रिवॉल्ट्स हैं जो आपको याद होना चाहिए। सॉरी, मेरा पेन गिर गया हाथ से। ठीक है, और इनके लीडर्स के नाम मुझे नहीं लगता ज़रूरी है। ठीक है, पर फिर भी अगर आपको याद करना है, ठीक है। पागलपंथी बंगाल में हुआ था और इसका लीडर था टीपू शाह और इनके फादर करम शाह। ठीक है, आहोम रिवॉल्ट जो हुआ था वो आसाम में हुआ था। ठीक है, कोल म्यूटिनी हुआ था झारखंड में, और मोपला अपराइजिंग हुआ था केरला। मोपला अपराइजिंग हिंदू लैंडलॉर्ड्स और ब्रिटिश टैक्सेशन के अगेंस्ट मुस्लिमों ने किया था। ओके, फिर हम आ जाते हैं झारखंड के इम्पोर्टेंट रिवॉल्ट्स पे, ट्राइबल रिवॉल्ट्स पे। लेट्स से ट्राइबल रिवॉल्ट्स पे कितना टाइम हो गया आप लोगों का? 24 मिनट हो गया। ठीक है, बहुत जल्दी कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसका जो था पहला जो था वो था हो एंड मुंडा अपराइजिंग। हो एंड मुंडा अपराइजिंग। ये आपका 3 बार हुआ, 1820, 1837, 1890। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था रांची में, क्योंकि मैंने पहले ही बोला ये झारखंड का इम्पोर्टेंट ट्राइबल रिवॉल्ट्स है। ठीक है, इसका जो लीडर था इसका नाम था बिरसा मुंडा। वेरी इंपॉर्टेंट, बिरसा मुंडा वॉज द लीडर ऑफ दिस। ठीक है, और इनका जो क्या बोलते हैं, इनका जो डेथ हुआ था वो हुआ था 1900 में जेल में, बिकॉज इनको अरेस्ट कर लिया था ब्रिटिश ने। और ये जो मूवमेंट का जो बर्थ हुआ था बिरसा मुंडा के द्वारा, पहले से चल रहा था, पर बिरसा मुंडा ने, देखो पहले भी हुआ था, दूसरी बार भी हुआ था, बिरसा मुंडा ने इसको वापस लेके आया।
और वो जब हुआ था तब हुआ था 1875 में, ठीक है। और इस डे को बोलते हैं झारखंड फाउंडेशन डे, झारखंड फाउंडेशन डे। ओह, मैंने डे नहीं लिखा क्या, 15 नवंबर, 15 नवंबर झारखंड फाउंडेशन डे। तो ये जो था, ये जो रिवॉल्ट था, ये था दीकूस के अगेंस्ट, दीकूस के अगेंस्ट। अब दीकूस क्या है, दीकूस मतलब फॉरेनर्स, मतलब ब्रिटिश, ठीक है, आउटसाइडर्स, उनको दीकूस बोलते थे। उनके अगेंस्ट ये फाइट था, ब्रिटिश के अगेंस्ट ये फाइट था, जो बिरसा मुंडा ने, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बिरसा मुंडा, ठीक है। ये ट्राइबल्स के लिए बहुत किया है, ट्राइबल्स के लिए ही वाज लाइक अ गॉड, ट्राइबल्स गॉड, ही डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट वाला था वो था संथाल, संथाल, संथाल रिबेलियन 1855, संथाल रिबेलियन 1855। सो संथाल रिबेलियन, आपको पता है संथाल रिबेलियन, संथाल एक ट्राइब है, ठीक है। अब झारखंड में राजमहल हिल्स पे ये रहते थे, राजमहल हिल्स पे ये रहते थे, ठीक है। अब इनके अंदर दो रिवॉल्ट्स हुए थे, एक हुआ था पहाड़िया रिवॉल्ट, ठीक है, और एक इनका था द रिबेलियन, जिसको 1855 में किया गया था। पहाड़िया रिवॉल्ट जो था वो राजा जगन्नाथ ने किया था, ठीक है, जहाँ पे ही रिवॉल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश लैंड पॉलिसीज़, और इसको मतलब काउंटर करने के लिए ब्रिटिशरों ने भी एक स्ट्रेटेजी किया। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपना जो लैंड दिया था, ठीक है, मतलब इन्होंने फॉरेस्ट जो था वो क्लियर कर दिया था एग्रीकल्चर के लिए, और इन्होंने संथाल्स को बोला कि तुम यहाँ पे सेटल हो जाओ। ये काउंटर करने के लिए किया था राजा जगन्नाथ को, जिसने पहाड़िया रिवॉल्ट किया था, पहाड़िया रिवॉल्ट किया था 1850, सॉरी नॉट 18, ये किया था उसने 1778 में, ठीक है। इसने किया था राजा जगन्नाथ, ठीक है, ओके। तो इसके बाद क्या हुआ, ये सब होने के बाद एक एरिया था राजमहल हिल्स के पास, जो मैंने पहले मेंशन किया था, राजमहल हिल्स, इसके आसपास एक एरिया डिमार्केट किया गया, ठीक है, और इस एरिया को नाम दिया गया दामिनी को 1832 में, और इसको डिक्लेयर किया गया लैंड ऑफ संथाल्स। संथाल्स थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब है इंडिया का, ट्राइब ऑफ। तो इनका जो एरिया था इसको बोला गया दामिनी को, और ये राजमहल हिल्स के आसपास ही था, ठीक है। अब इसके बाद आया द मेन रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। फाइनली हम पहुंच गए, क्योंकि ये सब जानना ज़रूरी है, उसके बिना तो बहुत छोटा हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। फाइनली रिवॉल्ट ऑफ 1857, और इसके बहुत सारे कॉजेस थे, ठीक है। और जो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो होगा सिपॉय म्यूटिनी, सिपॉय म्यूटिनी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले जानते हैं कि रिवॉल्ट हुआ क्यों, क्योंकि ऐसे ही तो झगड़ा नहीं करने लग जाएंगे ना। तो पहला जो था वो था एक जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। क्या था? जनरल, में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, जो कि लाया गया था 1856 में। इसमें क्या बोला गया कि जो बंगाल की आर्मी है, ठीक है, ये किसने दिया था पहले ये जानते हैं, ये कैनिंग ने दिया था, लॉर्ड कैनिंग ने दिया था, कैनिंग ने इसको दिया था। इसमें क्या बोला गया था, बंगाल आर्मी के लिए कंपलसरी है, कंपलसरी था ब्रिटिश के लिए लड़ना, ब्रिटिश आर्मी के लिए ओवरसीज, मतलब विदेश जाके ब्रिटिश आर्मी के लिए लड़ना, बंगाल आर्मी के लिए ये कंपलसरी कर दिया 1858 में, जनरल सर्विस एनलिस्ट 1856 में,
जनरल सर्विस एनलाइटमेंट लॉर्ड कैनिंग ने, जिसके बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुआ, क्योंकि तभी ऐसा माना जाता था कि ओवरसीज जाना वॉज कंसिडर्ड अ लॉस ऑफ कास्ट, ठीक है। एंड वाई विल बंगाल पीपल, बंगाल के लोग आर्मी क्यों ब्रिटिश के लिए बाहर जाके लड़ेंगे, दैट वॉज ऑल्सो अ क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा जो था वो था बहुत फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मैंने देखा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। ये क्या हुआ था, ये हुआ था 1848। इसमें क्या हुआ था, इसमें लॉर्ड डलहौसी, बहुत फेमस नाम, बहुत सारे बुरे काम किया इसने। लॉर्ड डलहौसी ने बोला अगर किसी इंडियन किंग का मेल चाइल्ड हेयर नहीं होगा तो उसका जो लैंड, किंगडम, जो बोलो प्रॉपर्टी, वो किसके पास चला जाएगा, वो चला जाएगा ब्रिटिश के पास। तो ये उसने बहुत बड़ी एक चीज़ सुना दी जिससे बहुत सब गुस्सा हो गया, एंड ऑफ कोर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब फीमेल चाइल्ड को कंसिडर नहीं किया गया, एडॉप्टेड चाइल्ड को कंसिडर नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ मेल चाइल्ड अगर हुआ तो लैंड आपको मिलेगा, अगर नहीं हुआ देन ये लैंड आपको, किंगडम, पूरा किंगडम आपका चला जाएगा ब्रिटिश के हाथों, ब्रिटिश रूल के हाथों। इससे बहुत ज़्यादा रिवॉल्ट्स हुआ, क्योंकि ये बहुत बेसलेस एक रूल था जो लॉर्ड डलहौसी ने लेके आए। इससे बहुत सारे स्टेट्स एनेक्स हुए थे। एग्जाम्पल्स आप जान लीजिए, झांसी, ऑफ कोर्स कौन नहीं जानता झांसी की रानी, नागपुर, सतारा, ठीक है, उदयपुर, और पांचवा क्या था, पांचवा मैं थोड़ा भूल गया हूँ, आई थिंक वो संबलपुर था, संबलपुर था, ठीक है। ये 5 जो किंगडम्स थे ये इस तरीके से एनेक्स किया गया है। JNS-US, शॉर्ट फॉर्म हमेशा JNS-US, और आप ऐसे याद करो JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, SS, समथिंग लाइक दैट, जो भी आपको अच्छा लगे, मैं शॉर्ट करके याद करता हूँ इनिशियल से, ठीक है। और इसके साथ एक सब्सिडरी अलायंस भी लाया था, जो कि मैं एक दूसरे टॉपिक में आपको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, हाँ, सो जो थर्ड पॉइंट था वो था एनेक्सेशन ऑफ अवध। अवध बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि अवध पॉलिटिकली लोकेशन वाइज बहुत इंपॉर्टेंट था ब्रिटिश के लिए पूरी इंडिया में गवर्न करने। सो अवध वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका रूल ब्रिटिश के हाथों आना बहुत इंपॉर्टेंट था। डलहौसी ने, फिर से डलहौसी आ रहा है, डलहौसी ने क्या बोला, डलहौसी ने बोला कि अवध इज अंडर आवर रूल नाउ, अंडर आवर रूल, वाई, ऑन ग्राउंड्स ऑफ मिसगवर्नेंस। कुछ मिसगवर्नेंस नहीं था, इट्स लाइक अगर बचपन में आपको पढ़ाई करना है और आपके हाथ में फ़ोन है और आपकी मम्मी पापा आके बोल रहे हैं कि फ़ोन मत यूज़ करो, ठीक है, फ़ोन यूज़ करने से पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। अब ये तो फिर भी एक जस्टिफाइड है। अब जैसे मान लो आपकी तबीयत ख़राब है, कभी कभी पापा आके बोलते हैं कि इतना फ़ोन यूज़ करते हो इसीलिए तबीयत ख़राब है, ठीक है, तो ये कोई सेंस नहीं बनता, पर फ़ोन उनको लेना था मेरे हाथ से ताकि मैं फ़ोन यूज़ ना करूँ, वैसी बात है, ठीक है। डलहौसी को बस अवध चाहिए था, तो उसने कुछ भी एक रूल बना दिया कि ऑन ग्राउंड्स ऑफ मिस गवर्नेंस अवध हम ले रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं था। अवध का रूलर ही वॉज वेरी मच कॉम्पिटेंट, ठीक है, बहुत अच्छा था। तो इसका जो रूलर था तभी उसका नाम था मिर्ज़ा वाजिद अली शाह, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिर्ज़ा, रेड पेन, मिर्ज़ा वाजिद अली शाह, मिर्ज़ा वाजिद अली शाह इज़ द लास्ट रूलर जिसको ब्रिटिश ने हटाया, ठीक है। इससे क्या हुआ, इससे अवध के जो सोल्जर्स थे और लोग थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, ठीक है। अब अभी तक जो भी पढ़ा हम लोगों ने, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, एनेक्सेशन ऑफ अवध, ये क्या था, ये था एक प्रेशर कुकर, मान लीजिए प्रेशर कुकर का प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, ये
प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, फटने वाला है, फटने वाला है, फटने वाला है। एंड देन सडनली कैसे फट गया? फट गया एनफील्ड राइफल से। आप बोलोगे कैसे? समझाता हूँ। एनफील्ड राइफल से ये प्रेशर कोट फट गया, रिवॉल्ट हो गया, ठीक है। एनफील्ड राइफल में क्या था? एक न्यू राइफल, मैं ड्राइंग में उतना अच्छा नहीं हूँ, एक न्यू राइफल ऐसे इंट्रोड्यूस किया गया ब्रिटिश से, ठीक है, न्यू राइफल, जिसको बोला गया एनफील्ड राइफल, ठीक है। अब बोलोगे इस एनफील्ड राइफल में क्या था? इस एनफील्ड राइफल में ऐसे र्यूमर्स स्प्रेड हुए, इसका जो कार्ट्रिज है, उसमें काऊ फैट और पिग फैट यूज़ किया गया है। और ये जो कार्ट्रिज था ये मुंह से खोलना पड़ता था, ओपन बाय माउथ बिफोर यूज़ करने से पहले, गोली चलाने से पहले ये कार्ट्रिज मुंह से खोलना पड़ता था। आपको सबको पता है काऊ हिंदू के लिए सेक्रेड है, ठीक है, और पिग को मुस्लिम लोग नहीं खाते, ना ही मुंह लगाते हैं, ठीक है। सो ये दोनों तरीके से हिंदू और मुस्लिमों को गुस्सा दिला दिया ब्रिटिश ने, ठीक है। काऊ और पिग फैट का कार्ट्रिज बना के, जो कि मुंह से खोलना पड़ता था। इससे क्या हुआ? इससे एक इंसिडेंट हो गया। क्या इंसिडेंट हुआ? थोड़ा सा आगे जाएंगे हम। बैरकपुर में, जो कि कोलकाता में है, बैरकपुर में बहुत फेमस पर्सनालिटी, फिल्म भी देखा होगा आप लोगों ने, मंगल पांडे ने क्या किया? मंगल पांडे ने ब्रिटिश ऑफिसर्स को अटैक कर दिया। कब अटैक किया? 29 मार्च 1857। क्यों अटैक किया? बिकॉज ऑफ एनफील्ड राइफल, वो काऊ और पोर्क का वजह से, ठीक है। अटैक किया ब्रिटिश को, अटैक्ड ब्रिटिश। अब ब्रिटिश तो चुप बैठने वाली नहीं थी, ठीक है। 29 मार्च को ये किया, 8 अप्रैल को ही वॉज हैंग्ड। 8 अप्रैल को विदिन 10 days ही वॉज हैंग्ड टू डेथ। इसका मूवी भी है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ और क्या हुआ? 9 मई को, अगले दिन, 85 सिपाही को, अलग सोल्जर्स को डिसमिस कर दिया गया, क्योंकि उनको डर था ये भी मंगल पांडे जैसे अटैक करेंगे, और इनको 10 years जेल डाल दिया गया, ठीक है। अब जो था रिवॉल्ट था, ये अब चालू हुआ, रिवॉल्ट ऑफ 1857। कब चालू हुआ? ये चालू हुआ आपका 10 मई 1857 मीरठ में, एंड इट वेंट टूवर्ड्स दिल्ली, ठीक है। अब हम थोड़ा देखेंगे इसमें की लीडर्स कौन थे, ठीक है, इसमें की लीडर कौन थे। तो की लीडर और सेंटर देखेंगे हम, ये हम पढ़ेंगे येलो पेन्स, ये वाला जो भी वो, ये अच्छा नहीं है, पर्पल ले लेते हैं। की लीडर सेंटर्स, पहला क्या था? पहला था दिल्ली। कौन था? बहादुर शाह जफ़र 2। इनको म्यांमार में बाद में जेल भेज दिया गया, रंगून कुरमा में, ठीक है। और इनका जो मिलिट्री लीडर था वो था बख्त खान, मिलिट्री लीडर, ठीक है। उसके बाद आता है लखनऊ। यहाँ पे कौन था? बेगम हज़रत महल, जो अपने लड़के को थ्रोन पे बिठाना चाहती थी ब्रिटिश को हटा के, ठीक है। उसके बाद कौन था? कानपुर, वेरी इंपॉर्टेंट, नाना साहेब, ठीक है। उसके बाद कौन था? झांसी, ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा। कौन? रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। इसके अलावा बरेली में भी था, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बिहार का भी बोल देता हूँ, बिहार का था कुनवार सिंह, कुनवार सिंह, KUN, कुनवार सिंह, ठीक है। और यूपी में था शामाल शाह, ये
रखे थे, इंपॉर्टेंट सेंटर और इंपॉर्टेंट लीडर्स। इसके अलावा भी बहुत सारे थे, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट ओन्स, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है ये रिवॉल्ट सप्रेस क्यों कर दिया गया। ये रिवॉल्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ था, ठीक है, दुख होगा पर ये रिवॉल्ट एक्चुअली सक्सेसफुल नहीं हुआ था। तो इसको सप्रेस किसने किया, कहाँ कहाँ पे किया, ये भी थोड़ा जानने की ज़रूरत है। सप्रेस वापस आते हैं कि नेगेटिव बात करेंगे। दिल्ली में ये सप्रेस किया था किसने, जॉन निकलसन ने। लखनऊ में और कानपुर में ये सप्रेस किया था कैंपबेल ने। झांसी में इसने किया था ह्यू रोज ने। और ये जो एंड डेट था फाइनली, ये जो सप्रेस हुआ था एंड 10 मई 1857 पे ये स्टार्ट हुआ था। मैंने बोला आपको 10 मई 1857 में स्टार्ट हुआ था और ये एंड हुआ, ये जो रिवॉल्ट था ये एंड हुआ 20 जून 1858 में ये रिवॉल्ट एंड हो गया। अब हम देखेंगे ये क्यों फेलियर हुआ, रीज़न क्या थे फेलियर के, रीजंस फॉर फेलियर, क्यों फेल हुआ ये, आपको क्या लगता है, आप पहले सोचो फिर देखो, मैं आपको बताता हूँ रीज़न क्या था। रीज़न था पहले लिमिटेड टेरिटरी अटैक, क्योंकि आपने देखा ये मेजरली नॉर्थ इंडिया में था, साउथ का इसमें कोई पार्ट नहीं था, ठीक है। दूसरा क्या था, दूसरा था कोऑर्डिनेशन नहीं था, कोऑर्डिनेशन नहीं था, लीडरशिप भी प्रॉपर नहीं था, मल्टीपल थे, सबके अलग अलग ओपिनियंस थे, टैक्टिक्स थे जो कि क्लैश हो गए, ठीक है। टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, ये आपने सुना होगा, वही होगा। और एक था क्या, इसके बाद क्या प्लान है, प्रॉपर फ्यूचर प्रॉपर फॉरवर्ड प्लानिंग नहीं था, इसकी वजह से रिवॉल्ट फेल हो गया, ठीक है। अब इसको बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला है, जैसे सावरकर जी ने इसको बोला फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। और R.C. मजुमदार ने बोला, बहुत बड़ा है मैं उतना नहीं लिख रहा हूँ, कि ये नाइदर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है नॉर फर्स्ट वॉर है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है एंड नॉर नेशनल है। सो ही हैड अ वेरी नेगेटिव व्यू, क्योंकि इसमें कुछ रिजल्ट नहीं आया था, और सावरकर ने बोला दिस इज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इसके बाद जो फाइनल था वो था नेल इन द कॉफिन, जो था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। आप अपने नोट बनाते रहना, मेरे को सुन के, मेरा हैंड राइटिंग मत देखना, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। आप बोलोगे अरे ईस्ट इंडिया ख़त्म, तो फिर तो इंडिया वापस रूल पे आ गई, नहीं 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 नहीं, पावर ट्रांसफ़र कर दिया, किसको ट्रांसफ़र कर दिया, क्वीन विक्टोरिया को पावर ट्रांसफ़र कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी से, ठीक है। और जो गवर्नर जनरल आज तक बोला जाता था उसको ट्रांसफ़र, उसको नाम चेंज कर दिया गया वाइस रॉय में, अब से वाइस रॉय बोला जाएगा, गवर्नमेंट जनरल नहीं बोला जाएगा। फर्स्ट वाइस रॉय थे, कौन था, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। ये प्रेजेंट गवर्नमेंट जनरल थे और वहीं से उसको वाइस रॉय इनको बना दिया गया। एक और क्या हुआ था, आर्मी में इंडियन सोल्जर्स कम कर दिए गए और ब्रिटिश सोल्जर्स बढ़ा दिए गए, क्योंकि इनको डर पैदा हो गया था कि फिर से इंडियन सोल्जर्स रिवॉल्ट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और रिवॉल्ट है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो इससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लास्ट टॉपिक, ठीक है। ओके, विद इन 50 मिनट्स हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया, जो कि आपको 3 घंटे के लेक्चर की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर भी 2-3 घंटे का। ये जो था, ये था इंडिगो रिवॉल्ट, इंडिगो रिवॉल्ट। कल हम लेके आएंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल और इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट कर देंगे साथ में, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा और रेडी रहेगा। ये कहाँ हुआ था, स्टार्ट कहाँ हुआ था, नदिया में, बंगाल में, इंडिगो रिवॉल्ट। इंडिगो आपको पता है जो क्रॉप उगाने बोला गया था,
ये किसने किया था? ये किया था दिगंबर एंड विष्णुचरण बिस्वास ने। दिगंबर एंड विष्णुचरण बिस्वास ने ये चालू किया था। ओके, ये क्यों किया गया था? क्योंकि ब्रिटिश ने फोर्स किया इंडियन फार्मर्स को इंडिगो प्लांट करने के लिए, ताकि इनका प्रॉफिट हो सके। ठीक है, फूड क्रॉप्स कम कर देने बोला, फूड क्रॉप्स कम कर देने बोला। तो लोग खाएंगे क्या? इनको उनसे मतलब ही नहीं था, इनको बस प्रॉफिट चाहिए था। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट दिगंबर एंड विष्णुचरण बिस्वास ने ये रिवॉल्ट किया। ठीक है, ये एक सक्सेसफुल रिवॉल्ट था, दे सक्सीडेड, ये सक्सेसफुल रिवॉल्ट था। ठीक है, और इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं? इसको हम देख सकते हैं बुक्स में। कौन से बुक्स में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नील दर्पण, नील इज़ ब्लू, इट्स बंगाली, इट्स नील, नील ब्लू, सो इंडिगो, इंडिगो इज़ ब्लू कलर। सो नील दर्पण ये किसके रिटर्न? इसने ये लिखा था दीन बंधु मित्रा ने। ठीक है, दीन बंधु मित्रा ने ये लिखा था हिंदी में। सॉरी, ये मुझे एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन पता नहीं है। आई थिंक ये हिंदी में नहीं, बंगाली में था। ठीक है, ये मुझे पता नहीं, पर इसका जो आई थिंक बंगाली था, मे बी, ओके, नॉट श्योर। और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था माइकल मधुसूदन दत्ता। ठीक है, इसके साथ साथ एक और पेपर भी चालू किया गया था जो कि हिंदू पेट्रियट था, जो कि चालू किया था गिरीश चंद्र घोष ने, जिसने भी ये इंडिगो के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सपोज किया अपने पेपर में। तो फिर भी लिख देता हूँ, हिंदू पेट्रियट गिरीश चंद्र घोष। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रिवॉल्ट ऑफ 1857 ख़त्म होता है। मैं आशा करता हूँ मैंने आप लोगों को कम टाइम में जितना हो सके पेड रिसोर्स से जितना भी मुझे मिल पाया मैं आपको समझा पाया, आपको पूरा समझ आया होगा। अगला जो है वो पार्टीशन ऑफ बंगाल है और इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स है, जो कि मैं कल तक लेके आऊँगा। इस वीडियो में थोड़ा प्यार दिखाना, थोड़ा सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लोगों तक पहुँचाना। जो भी पेड रिसोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते उनको पढ़ना है। ठीक है, बाकी मिलते हैं आप लोगों से। आप लोग मुझे मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं अपना ईमेल यहाँ पे आप लोगों को दे देता हूँ, इनकेस आपको कुछ ज़रूरत पड़े, कुछ सजेशंस चाहिए, कुछ चाहिए हो। ठीक है, मैं आपको मेरा ईमेल आपको यहाँ पे दे देता हूँ। एक सेकंड रुकिए। एक टेम्पररी ईमेल में दे रहा हूँ आपको, आई ओपनर थेरेपी @gmail.com। IEYE ओपनर थेरेपी OPNER थेरेपी THERAPY @gmail.com। यहाँ पर आप मुझे मेल कर सकते हो, कोई भी कंसर्न है आपके। ठीक है, मैं आपके लिए फ्री कंटेंट लाता रहूँगा आपके साथ। मेरा भी सिलेबस ख़त्म होगा और हम सब पढ़ेंगे। ये PDF अगर किसी को चाहिए अगर, तो मैं वो मुझे मेल करें। ठीक है, वो मुझे मेल करें, मैं आपको ये वहाँ पे भेज दूँगा। ठीक है, बाकी अलविदा, बाय बाय, पढ़ते रहिए। सिलेक्शन इसी साल होगा सबका। ठीक है, गुड बाय।